माय यूट्यूब चैनल और आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम साइंस लें या ना लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहना यही है कि देखो साइंस जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, उसमें आपको रेगुलर इंटरवल में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलना पड़ता है। इसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं लग चलती है और आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। तो बेसिकली आपने साइंस को अच्छे से समझना है और आपको अगर ऐसा लगता है पहले एक दो तीन चार क्लासेस आप लेके देखिए। आप 3-4 क्लास लेते हो आपको समझ में आएगा, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। पहले पढ़ के देखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, फिर डिसाइड कीजिए। किसी के प्रेशराइज होने पे या किसी के बोलने से आप बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुझे उसने अगर साइंस ली तो मैं भी साइंस लूँगा, ऐसा नहीं है। हर स्ट्रीम की अपनी बराबर इक्वल वेटेज और अपने आप बराबर इक्वल उनकी जो है इम्पोर्टेंस है और सब में बच्चे आगे सक्सीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस लोगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। जो फर्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर में से आपका निट में ले लो या किसी भी मतलब प्रॉपर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं आता और स्कूल के एग्ज़ाम में भी बहुत कम ही आता है। बट ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट अबाउट द फिज़िक्स वो है जो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो फर्दर आपके लिए जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी और आप पता लगा पाओगे कि हाँ कि आप किस वे में स्टडी कर रहे हो। आप फिजिक्स को अच्छे से पहचान पाओगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, लॉज को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली हमें जो है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसे रिवाइज करना है और जो हम आगे पढ़ेंगे तो जो हमारा प्रीवियस पार्ट था फिजिक्स का, अब जो आने वाला पार्ट है उसमें क्या डिफरेंसेस होगा वो हम इसमें पता लगाएंगे। और बेसिकली जैसे हम बात करते हैं 9th क्लास की, अगर हम बात करते हैं उसमें हमने न्यूटन्स की सारी लॉ पढ़ी है और हमने बेसिकली हमारा सिंपल था, हमें लॉज वगैरह ही पढ़ी है, इतना डिटेल में हमने जाके नहीं पढ़ा है। अब जो है हमारा थोड़ा डिटेलिंग होगा और इस चैप्टर से आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली बात है। जैसे कि हम मैक्सिमम देखते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, जैसे आप इंजीनियर को देखते हो और डॉक्टर्स को देखते हो और बहुत सारे फील्ड में ऐसे लोग होते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे सिंपल से हम बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है और उसको यही नहीं पता कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे अब मैं अगर बात करता हूँ कि अगर हम बात करते हैं, आप साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, साइंस ले रहे हो, तो साइंस के अंदर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस का मतलब ही नहीं पता होता। बेसिकली जब मैं बहुत सारे बच्चों को क्लास ले रहा होता हूँ, जो मैं 12th के बच्चों 11th के बच्चों पूछता हूँ कि साइंस क्या होती है, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सच्ची में। और जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी अगर हम ये चीज़ पूछते कि कितने बच्चों को पता होगा कि साइंस क्या है, तो आंसर आप खुद ही जान जाओगे कितने लोग उस चीज़ को जानते होंगे। तो इसीलिए हम करते क्या है, मैक्सिमम हमने एक चीज़ को देखा है कि मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, ये तो बेकार है। और बहुत से टीचर्स भी बोल देते हैं ये चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, कुछ आएगा भी नहीं। तो इससे क्या होता है, आगे जाके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के बारे में फिजिक्स के नहीं पता लग पाता। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स ही नहीं पता कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज होती हैं। तो ये सब बेसिक चैप्टर्स होते हैं, इन्हें हमें ये नहीं है कि बार बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना ही इनफ होता है। तो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम साइंस का हमारा सबसे पहला जो हमारी पहली क्लास है फिजिक्स की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जो हम लेते हैं, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो साइंस। कि साइंस होता क्या है, कि आपने साइंस लेनी है तो आपको ये तो पता हो कि साइंस क्या है। अभी आप 11th क्लास में आ गए हो, बहुत से बच्चों को तो अभी तक नहीं पता होगा कि साइंस क्या होती है। 8 साल हो गए साइंस पढ़ते हो, अभी तक नहीं पता होगा कि साइंस क्या होती है। तो साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, लैटिन वर्ड साइंटिया, वो होता है नॉलेज। जैसे आपने हिंदी में अगर हम बात करते हैं साइंस को, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम विज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान का मतलब तो आप सभी जानते हैं व्हाट इज द ज्ञान। ज्ञान जो है वो नॉलेज की हिंदी जो होती है वो ज्ञान होती है।
लेकिन साइंस जो है वो साइंटिया वर्ड से निकाला गया है। साइंटिया वर्ड दैट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो जो आप नॉलेज गेन करते हो उसे हम बोलते हैं साइंस। अभी नॉलेज ऐसे तो मिल नहीं जाएगी आपको, इस नॉलेज को गेन करने के लिए आपने कुछ प्रैक्टिकल करे होंगे, एक्सपेरिमेंट करे होंगे। जब आपने प्रैक्टिकल करा, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन आई, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली कि हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ये ऑब्जर्वेशन। सबसे छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं अगर फर्स्ट टाइम अगर आप चाय भी बना रहे हो, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ के अंदर आप चाय बना रहे हो, तो आपने क्या करा, जब आपने चाय ली, आपने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने एक चीज़ देखा कि जब आपकी टी प्रिपेयर्ड होगी, आपने देखा यार दूध थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने। तो जब आपने उसको परफॉर्म किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी ऑब्जर्वेशन अपने आप आई। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको जाके नॉलेज गेन होगी। और इसका बेसिक एक और एग्जांपल मैं देके गया था, जब फर्स्ट टाइम जब कोई इंसान आटा गूंथता है तो होता क्या है, कभी बार पानी ज़्यादा होता है, गूंथता उसे 2 रोटी का होता है लेकिन गूंथ जाता है 5-10 रोटी का। क्यों? कभी पानी ज़्यादा, कभी आटा ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करते हो तो आपको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस आप ऑब्जर्व करते हो। फिर आपको जब ऑब्जर्वेशंस मिलने लग जाते हैं तो आपको नॉलेज अपने आप मिल जाती है। जब नॉलेज मिल जाती है उसके बाद हम फर्दर, तो नॉलेज से फ़ायदा क्या होता है कि फर्दर डिस्कवरी, फर्दर इन्वेंशन के लिए आपको वो हेल्प करती है। तो साइंस का जो मतलब है वो ये है कि नॉलेज गेन करना, नॉलेज ऑब्टेन करना। और वो नॉलेज कैसे मिलती है उसका मैंने प्रोसीजर आपको बताया, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको नॉलेज मिलती है। तो बाय कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वी गेट सम नॉलेज एंड दिस नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो साइंस हमारा क्या है, बेसिकली जो नॉलेज को गेन करना। अब अगर हम बात करें, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा मोरल साइंस। हम सब जानते हैं मोरल साइंस क्या होता है, जिसमें हमें मोरालिटी की नॉलेज दी जाती है, दैट इज मोरल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पॉलिटिक्स की नॉलेज है, पीछे जो साइंस वर्ड है मतलब क्या उसका, नॉलेज। पॉलिटिकल नॉलेज देने का मतलब मोरल, पॉलिटिकल साइंस। होम साइंस, जिसमें आप घर, मतलब गृह विज्ञान जिसकी हिंदी होती है, कि घर में क्या क्या आपको नॉलेज मिल सकती है, कपड़े कैसे धोने हैं, हमें छोटे बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने हैं, बड़े बड़े बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने हैं, और ये सब चीज़ें, खाना कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी होम साइंस के आती है। यानी हमें एक गृह का विज्ञान, हमें घर के बारे में जो नॉलेज मिल रही है। तो साइंस जो बेसिकली है उसका मतलब है सिर्फ नॉलेज, नॉलेज गेन करना। तो वो आप किसी भी वे में अगर नॉलेज गेन कर रहे हो तो वो एक नॉलेज है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये देख रहे हो कि फ़ोन को कैसे यूज़ करा जाता है, लैपटॉप कैसे यूज़ करा जाता है, तो आप वो भी एक नॉलेज गेन कर रहे हो। तो वो भी एक नॉलेज गेन करना, दैट इज ऑल्सो अ साइंस। तभी हम कहते हैं कि साइंस हर जगह है। अब अगर हम बात करते हैं साइंस की बेसिकली जो ब्रांचेस बनाई गई हैं, जो बेसिक ब्रांचेस साइंस की बनाई गई है वो 3 ब्रांचेस में बांटा गया है, बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये 3 ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी इजीली दिखाई दे रहा होगा कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती है। सबसे पहले अगर हम पहली ब्रांच की अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करते हैं सो बायो का जो मतलब होता है वो होता है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो लाइफ की जो स्टडीज करते हो, तो जितनी भी आप ये चीज़ें जानते हो, स्टडीज ऑफ लाइफ, तो आप ये जान रहे हो कि व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी हमारी बायोलॉजी में आ जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में चैप्टर था लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो लिविंग और लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है सारे प्रोसेस। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें थी हमारी बायोलॉजी के अंदर आती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, भी 2 कैटेगरी होती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब अगर हम बात करेंगे बॉटनी क्या होता है, बॉटनी जो होता है स्टडी अबाउट द प्लांट्स, स्टडी अबाउट द प्लांट। और जूलॉजी जो होता है वो हमारे स्टडी अबाउट द एनिमल्स। तो बेसिकली जब आप आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे तो आपको बॉटनी और जूलॉजी में सिलेक्शन करना पड़ेगा, बट 11th और 12th के अंदर दोनों ही पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, बॉटनी भी और जूलॉजी भी। जैसे हम 9th क्लास की अगर हम बात करते हैं, आपने उसमें पढ़ा था
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। जो प्लांट किंगडम था वो बॉटनी के अंदर आ जाता है, जो एनिमल किंगडम था वो जूलॉजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इसमें आप केमिकल्स की स्टडी करते हो, केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी करते हो। केमिकल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस या यूज करा जाए, जो प्रोड्यूस हो या यूज हो लेबोरेटरी के अंदर, जो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम केमिकल कहते हैं। तो केमिकल के अंदर आप ये पढ़ोगे कि केमिस्ट्री के अंदर पीएच किसी का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन, उसका केमिकल बिहेवियर, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री की भी अगर हम बात करें, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, केमिस्ट्री की भी दो ब्रांचेज होती है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। बेसिकली सबसे सिंपल वे में बताने के लिए अगर बात करी जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, हाइड्रोजन कार्बोनेटेड कंपाउंड, जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो ऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो ऑर्गेनिक नाम इसका क्यों रखा गया? फर्स्ट टाइम एनिमल यूरिन के अंदर टेस्टिंग करी गई थी, तो उसमें एक कंपाउंड था यूरिया। तो यूरिया उसमें निकला था क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो वो ऑर्गेनिक था, इसलिए इसका उसके बारे में जितनी भी स्टडीज होती है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें नॉन कार्बन, जैसे आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा, और आपने मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये सारे जो चैप्टर आते हैं वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। बेसिकली जो हमारा मेन है, जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक स्टडी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर आप लॉजिक्स के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हो। अब नेचुरल फेनोमेनन और लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, लॉजिक मतलब कि व्हाई व्हेन वी ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वायर, व्हाई इट बिकम हीट, व्हाई इट हीट अप, वो गर्म क्यों हो जाती है। तो एक लॉजिक है उसके पीछे, वो लॉजिक जो है वो हमें फिजिक्स के अंदर आता है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमें रेड कलर दूर से क्यों दी जाता है, स्काई ब्लू क्यों होता है, ये सारे हमारे नेचुरल फिनोमिना में आते हैं। तो साइंस जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं लॉजिक पे ही बेस्ड है। कहीं भी आपने साइंस के अंदर ये नहीं देखा होगा दिस इज फॉर्म बाय दिस गॉड एंड गॉड, तो सिर्फ लॉजिक पे बिलीव करता है, ओनली ऑन लॉजिक। तो जितने भी लॉजिक्स आएंगे वो फिजिक्स के अंदर आएंगे। और जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हम बात करते हैं, जैसे आपके घर के अंदर पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है वो पंखा, एसी कैसे वर्क कर रहा है, आपकी ट्यूबलाइट होगी घरों के अंदर, टीवी स्क्रीन होगी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन साइंस, और ये फिजिक्स है। अभी आप जो मुझे भी देख पा रहे हो या मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, ये भी फिजिक्स है, इसके पीछे भी कम्युनिकेशन है, इसके पीछे भी सिग्नल से रिलेटेड है, तो ये सारा फिजिक्स के अंदर आता है। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस की। तो फिजिक्स की बेसिकली दो ब्रांचेस हमने बनाई हैं। फिजिक्स की जो ब्रांचेस मेनली दो, पहला है क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। बेसिकली फिजिक्स की दो ब्रांचेस होती है। तो जैसा कि आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्लासिकल की कुछ हम बातें करते हैं। फिजिक्स, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। तो फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न। और मॉडर्न क्लासिकल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्लासिकल का पार्ट देखेंगे तो मैकेनिक्स है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक आता है। अब मैकेनिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। तो स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑन रेस्ट। और डायनामिक के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था मोशन चैप्टर, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। अब ऑप्टिक्स की हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक आपने पढ़े थे। रिफ्रैक्शन,
डिफ्रैक्शन और रेनबो वगैरह, रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, स्काई, स्टार्स, ये स्काई मतलब कैसे ब्लू होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं करते, ये सारे जो ऑप्टिक्स इफेक्ट में आ जाते हैं आपके, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये आपके लिए कुछ नया है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर ये चैप्टर आएगा आपका 11th क्लास में। तो थर्म का मतलब जो होता है वो होता है हीट। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो हीट से रिलेटेड है। जैसे कि आपका हीट इंजन होता है, जैसे कि स्टीम इंजन है, ये सारा जो इसमें आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। तो जिसमें आप हीट इंजन के बारे में पढ़ोगे, हीट के बारे में पढ़ोगे, तो इसी साल आएगा। इससे पहले आपने इसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत पढ़े होंगे, हीट कैसे ट्रांसफर की जाती है, कंडक्शन क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, बट आपने ये इंजन वगैरह जो है 11th क्लास में कार्नोट इंजन वगैरह पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10th क्लास में। और मैग्नेटिज्म में जो अगला चैप्टर है जो आपने पढ़ा था, मैग्नेट चैप्टर। और एस्ट्रो की अगर हम बात करते हैं, ये सारा स्पेस से रिलेटेड हो जाता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह स्पेस से रिलेटेड। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्रांच जो होती है एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से हम इस ब्रांच को लिखते हैं। जिसने एस्ट्रोनॉट बनना होता है वो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर अपनी मास्टर करता है। रिलेटिविटी, जब भी रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप याद रखना कि आइंस्टाइन को मत भूलना कि आइंस्टाइन ने ये रिलेटिविटी थ्योरी जो है दी थी सबसे पहले। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक पार्क के अंदर बैठे हुए हो और पार्क के अंदर आपने देखा कि आपका फ्रेंड जो है साइकिल चला रहा है। तो आपने देखा आपकी जो स्पीड है उस वक्त 0 है और आपके फ्रेंड की जो स्पीड है वो समथिंग हम लेट कर लेते हैं 20 किलोमीटर पर आ रहा है। उसके बाद आपने जो देखा कि आपके फ्रेंड के साथ पीछे एक और फ्रेंड बैठा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। आपके हिसाब से दोनों की वेलोसिटी सेम होगी 20 किलोमीटर पर आवर, पर जो फ्रेंड साइकिल चला रहा है और जो पीछे बैठा हुआ है, उसके जो पीछे बैठा हुआ है उसके हिसाब से जो आगे साइकिल चला रहा है उन दोनों की वेलोसिटी का तो डिफरेंस बिल्कुल 0 ही होगा, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है दोनों। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेशन में निकालना चाह रहे हो। तो रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि आप किसके रिलेशन में निकालने जा रहे हो। तो ये रिलेटिविटी सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं जब रिलेट करते हैं एक वेलोसिटी को दूसरी वेलोसिटी से, तो हमारा रिलेटिविटी के अंदर आ जाता है। एकॉस्टिक जो आता है हमारा नेक्स्ट है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक सारा हमारा साउंड से रिलेटेड होता है। साउंड कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे फॉर एग्जांपल जब बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर कोई भी मान लेते हैं शो हो रहा है या कोई भी लेक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें एक साउंड का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वो जो होता है उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ एकॉस्टिक फिजिक्स। वो हमारा एकॉस्टिक फिजिक्स में आता है कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी सिग्नल्स है कैसे हमारे तक पहुंच जाते हैं, 2G नेट, 3G नेट, ये सारी चीज़ें जो साउंड से रिलेटेड होती है ये सारी किसमें आती है, एकॉस्टिक में होती है। तो सिंपली क्लासिकल है ये। अगर हम बात करते हैं सिंपल से इन सब के लिए बात करते हैं 20th सेंचुरी से पहले से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। 20th सेंचुरी से पहले की सारी फिजिक्स है जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब भी पढ़ रहे हैं इस चीज को। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में क्या हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी, अब हम उसको जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और बेसिकली इन सबको आपको सिर्फ अभी जो है सिर्फ ब्रांचेस पता होनी चाहिए। और जो आपने 10th में इजीली पढ़ रखी है, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होता रहेगा। सबसे पहले अगर हम मॉडर्न के अंदर बात करें, सबसे पहले हमारा क्वांटम आता है। तो क्वांटम जो है, जो क्वांटम की थ्योरी जितनी भी थी वो हमारी मैक्स प्लैंक ने दी थी। मैक्स प्लैंक, आपको नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आपको ये नाम बार बार यूज होगा और इनकी थ्योरीज आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये इन्होंने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के आसपास इन्होंने दे दी थी, 1900 के आसपास। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक उन्होंने ये कहा था कि E = जो है वो hv है माइनस hv, जिसमें हमारा E जो है वो एनर्जी है, h जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। उन्होंने अपने नाम पे ही वो कांस्टेंट का नाम रखा था प्लैंक कांस्टेंट।
और जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड थ्योरी थी सारी, जो अब आप अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे तो क्वांटम फिजिक्स सारा इससे रिलेटेड आ जाता है। और ये मैक्स प्लैंक ने दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एटॉमिक। एटॉमिक्स के अंदर हम एटॉमिक स्टडी करते हैं, सारा के सारा फिजिकल एटम्स के ऊपर पढ़ते हैं। सिंपली अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन वगैरह होता है। मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं सारी। हाई एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम सारा फिजिक्स उसके अंदर बात करते हैं। तो इसमें इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट आप देख रहे हो कंडेंस्ड मैटर। आपने 9th क्लास के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर पढ़ा होगा, बीईसी नाम से लिखा था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये आपने बीईसी जो पढ़ा था, जो ई से है ये आइंस्टाइन है, और ये हमारा बी से सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। तो उन दोनों ने मिलके इसके बारे में पढ़ा था और इसके बारे में आइडियाज दिए थे, तो इसलिए इसका नाम बीईसी यानी कंडेंसेंट मैटर। इसके अंदर हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये इसे हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो ब्रांच होती है हमारी कंडेंसेंट मैटर के अंदर आ जाती है। तो बेसिकली आपने, हो सकता है कुछ आप ब्रांचेस अभी 11th और 12th क्लासेस में पढ़ो और कुछ ब्रांचेस आप आगे फ्यूचर में जाके पढ़ो, बट आपको एक डिवीजन तो पता होना चाहिए कि आपकी जो फिजिक्स है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो ये सिंपली था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जैसे कि हम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूनिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की, तो फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें पहला हमारा आता है यूनिफिकेशन और दूसरा जो आता है रिडक्शनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम यूनिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है, यूनिफाइड करना। यूनिफाइड मतलब होता है ज्वाइन करना, इकट्ठा करना, यानी सारी लॉज को इकट्ठा कर देना। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी। यानी एक सिंगल थ्योरी से आप सारे फेनोमेनन को एक्सप्रेस कर दोगे, एक सिंगल थ्योरी से। यहाँ पे एक लाइन डालिए, सिंगल थ्योरी। सिंपल भाषा में इसकी डिफाइन हो जाएगी, एक्सप्लेन डिफरेंट फिजिकल फेनोमेनन बाय यूजिंग कॉमन प्रिंसिपल। एक कॉमन प्रिंसिपल से सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हमारा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको और समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट एंड मैग्नेटिज्म, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़े होंगे, लाइट, मैग्नेटिज्म, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, यानी कि अलग अलग फेनोमिनन्स को एक ही थ्योरी के अंदर आप पढ़ोगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, जो आप 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, तीनों अलग अलग है, डिफरेंट फेनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी अलग फेनोमेना जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, लाइट एक अलग फेनोमेना जो फोटोन्स की वजह से होता है, मैग्नेटिज्म एक वेव है। तो पार्टिकल और वेव दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये हमारा पार्टिकल नेचर होता है और ये भी हमारा पार्टिकल है, ये हमारा वेव है, तो दोनों नेचर आ गए इसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी कि बहुत सारी लॉस को आप एक ही तरीके से, एक ही उसके अंदर एक ही लॉ से समझा दोगे, एक ही सिंपल सिंगल थ्योरी। तो यानी कि ये अलग फिनोमेना, ये अलग फिनोमेना, ये अलग फिनोमेना, और आपने सिंगल ही थ्योरी के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका। और दूसरा हम एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर हम ले सकते हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अगर ये अर्थ है तो अर्थ पे
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बॉल हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका मास ज़्यादा हो या कम हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो यानी कि उसके मास का कोई वो नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, चाहे वो एप्पल गिर रहा हो या कुछ भी गिर रहा हो, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ये सिंगल थ्योरी है जो हर अलग अलग फेनोमिनन्स के अंदर अप्लाई हो रही है। एक बच्चा सिर्फ डेस्क के ऊपर खड़ा हुआ है तो उस पर वो एक अलग फेनोमिनन है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है वो अलग फेनोमिनन है, एप्पल पेड़ से गिर रहा है वो एक अलग फेनोमिनन है, बट सबकी सिंगल थ्योरी है ग्रेविटेशन। तो यानी ग्रेविटेशन जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हमारा यूनिफिकेशन के अंदर आता है। अब सिंपल से आपको याद रखना है, यूनि मतलब जोड़ना, जो बहुत सारे फिनोमिनन्स को जोड़ के एक ही थ्योरी हो। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शनिज्म। सो नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हो कि रिडक्शनिज्म, रिड्यूस यानी जिसका मतलब है डिवाइड करना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपलर कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, सो बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ CS फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो यानी कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत ईजी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उसको डिवाइड करने के बाद हमें उसे समझना आसान हो जाता है। इजी में लैंग्वेज में अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी लिखते हैं, एक्ट टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट टू अंडरस्टैंड एफिशिएंटली, अच्छे से पढ़ने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसा हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये बहुत सारे फेनोमेनन है इसके अंदर। हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा। हमने कहा कि भाई इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम अलग से देखेंगे और इसके मैग्नेटिक इफेक्ट हम अलग से देखेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दोनों आप अलग अलग देखना चाहते हो तो आपने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने कहा हम इसमें वेव नेचर भी देखेंगे इसका। तो ये सारी चीजें आप डिवाइड कर देते हो तो ये हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा रिडक्शनिज्म में आ जाता है। बेसिकली जब आप डिवाइड कर देते हो कि अलग अलग कैटेगरी कर देते हो बेसिकली। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल जो आता है वो ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक छोटा सा बच्चा है, वो कोई उसको किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो रो रहा है। तो अब एक रोने के पीछे का जब साइंटिस्ट लॉजिक पता लगाते हैं कि रोने का लॉजिक क्या है, तो अगर हम बात करते हैं कि बहुत यूनिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बच्चे को मार पड़ी वो रो पड़ा, एक बच्चा गिर गया तो वो रोने लग गया, एक बच्चे की जिद पूरी नहीं तो रोने लग गया। तो ये यूनिफिकेशन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिडक्शनलिज्म की तो उसके अंदर आएगा कि क्या इमोशंस रहे होंगे उस बच्चे के, क्या इमोशंस था उसके अंदर, उसके ब्रेन की साइकोलॉजी क्या थी। तो साइकोलॉजी पार्ट अलग पढ़ रहे हैं, इमोशंस पार्ट अलग पढ़ रहे हैं, उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर अलग पढ़ रहे हैं। तो हमने डिवाइड कर दी कैटेगरीज के अंदर ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो कॉन्सेप्ट को जब बांट दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में ताकि उसको अच्छे से समझा जाए, उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना, रिडक्शन मतलब तोड़ना। अगर आप किसी बहुत सारे फिनोमेनन्स के अंदर एक ही लॉजिक लगाते हो तो उसे यूनिफिकेशन बोलते हैं। एक ही थ्योरी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड करके अलग अलग सिस्टम बना देते हो तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि अपनी फर्दर स्टडी बहुत डिटेलिंग में हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी कर पाए। तो आपको ये चीज़ जानना है कि पहले जो आपने 9th क्लास में स्टडी पढ़ी वो यूनिफिकेशन बेस्ड थी ज़्यादातर, अब जो आएगी वो रिडक्शनिज्म बेस पे भी आएगी। जैसे कि आप और डिटेल में उसके बारे में पढ़ोगे। आपने 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ी, मैग्नेटिक अलग पढ़ा, तो ये सारा यूनिफिकेशन था, एक ही थ्योरी लग रही थी। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा तो आप एक चीज़ देखोगे कि बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उसके अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, रिडक्शनिज्म हो जाएगा। तो आपको फिजिक्स पढ़ते हुए ये दोनों थ्योरी और दोनों प्रिंसिपल जरूर पता होने चाहिए कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप की अगर हम बात करते हैं और या एक्साइटमेंट की बात करते हैं फिजिक्स की, तो उसमें हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करा हुआ है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसके अंदर इसको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो हमारा है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो मैक्रोस्कोप जो होते हैं या माइक्रोस्कोप जो होते हैं या डोमेन जो होती है, ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रो की। मैक्रो का मतलब जो होता है वो लार्ज, जिसका मतलब होता है लार्ज, जो बड़े स्केल में करा जाता है, जो थोड़ा सा जिसका साइज बड़ा होता है। जिस स्टडी के अंदर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल
हमारा ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, जितना भी टेरेस्ट्रियल हो गया, जो टेरेस्ट्रियल रिसर्च करते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च जो करते हैं, सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बहुत छोटे लेवल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था वो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, ये सारे माइक्रो में आ जाते हैं। जो बहुत छोटे लेवल पे हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम बात करते हैं, वो माइक्रो में आ जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो आपने कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। और हम पहले की अगर बात करते हैं कि पहले की अगर रिसर्च ना होती तो आगे की रिसर्च भी पॉसिबल ना होती। जैसे हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो 20वीं सेंचुरी से पहले जो है क्वांटम नाम का कोई इतनी स्टडी नहीं थी। जब मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी क्वांटम की, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे और क्वांटम फिजिक्स सारा के सारा डेवलप हुआ और बहुत सारे चेंजेस आ गए। और ऐसे हम आइंस्टाइन की बात करते हैं, आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, तो बहुत ह्यूज बवंडर सा हो गया था और बहुत ज़्यादा फिजिक्स के अंदर जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आइंस्टाइन जी को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और यानी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, तो उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। तो यानी कि हम बात करते हैं कि रिसर्च की अगर हम बात करते हैं सोसाइटी और जो हमारा सोसाइटी और फिजिक्स की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस जो है पहले से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस होते हुए आ रहे हैं। तो हमें जो है बेसिकली ये हमारा किसी एग्जाम में हमारे से नहीं पूछा जाता, बट हमारे को बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन हमारे फिजिक्स में रहा है। तो वैसे हम बात करते हैं तो जैसे बहुत सारी थ्योरी है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, फिजिक्स एंड द सोसाइटी की हम बात अगर करते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। अगर इंडियन साइंटिस्ट भी रहे हैं और वेरियस कंट्रीज के साइंटिस्ट इसमें रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे आपने नाम भी सुना होगा सत्येंद्र नाथ बोस का, जिन्होंने कंडेंसेट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इक्वेशन दी थी। तो सीवी रमन। बात करते हैं आर्किमिडीज की। 9th क्लास में सबसे पहले हमने आर्किमिडीज की बारे में पढ़ा था, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज की अगर हम बात करते हैं तो आर्किमिडीज ने हमारे को 9th क्लास में आपने बियॉन्ड फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट कैन बी सिंक और फ्लोट, ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट कब करता है, ये सारे जितने भी हमारे प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्ड हो गया, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे आर्किमिडीज ने दिए थे। और वो कहाँ कौन सी कंट्री से रिलेट करते हो, ग्रीस से करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है ग्रीस से। नेक्स्ट हम गैलीलियो के बारे में बात करते हैं। जो गैलीलियो थे हमारे, वो इटली के थे। तो जितनी भी लॉज दी गई थी वो लॉज ऑफ इनर्शिया की लॉ, जैसे आप सब जानते हैं कि इनर्शिया जो है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन एट रेस्ट। आपको 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट रिमेन ऑन रेस्ट व्हेन इट एट रेस्ट। तो यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। अभी हमने इनर्शिया के बारे में नहीं पढ़ना, बट ये जो लॉ है वो गैलीलियो ने दी थी, जो हमारे इटली के थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हम सारे को नहीं रीड करते, हम कुछ इसमें से 4-5 लेते हैं। जैसे इसाक न्यूटन की हम बात करते हैं, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके बारे में तो हमें सबको ही पता होगा, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमारे इसाक न्यूटन ने दी थी। माइकल फैराडे। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, इंडक्शन वर्ड शायद आपने 10th क्लास में सुना होगा, इंडक्शन। तो इंडक्शन की जितनी भी ये थी फैराडे ने दी थी। और जो फैराडे थे वो हमारी कौन सी कंट्री के थे, वो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूके। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेसी बॉस, जो कि इंडिया के थे, जिन्होंने अल्ट्रा रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी जो दी थी वो जे थॉमसन ने दी थी। ये भी हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का। देखो कभी भी आप अगर साइंस पढ़ रहे हो और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइंस्टाइन जो है वो हमारे कौन से वो भी जर्मनी के थे। उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दी थी, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिया था। मेनली अगर हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिया था उन्होंने। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, उनकी बहुत ये जिसके उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आपकी अपनी विश है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कितने साइंटिस्ट थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, बट आपकी अपनी विश है, आप इनके बारे में और डिटेल गेन करना चाहते हो आप कर सकते हो, बिकॉज जितना आप नॉलेज गेन करना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, हम स्टीम इंजन की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारा स्टीम इंजन के अंदर हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है।
तो अब अगर हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट, जो हीट से रिलेटेड है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हीट कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारे को लिस्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके अंदर जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है 10th क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, तो इसके अंदर सारा वो आता है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, अगर हम बात करते हैं जिसमें डिजिटल लॉजिक्स होते हैं सारे, और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जैसे सुनार हो गया और एरोप्लेन्स हो गए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे जितने भी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसे फोटो सेल्स हो गया, फ्यूज़न हो गया, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर हो गया, टेलीस्कोप हो गया, टेलीविज़न हो गया, सारी जो चीज़ें हैं इनके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये ऐसे ही लिस्ट में ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इन दोनों टेबल को आप एक बार जरूर देखिएगा और आप थोड़ी सी अपना देखिएगा कि आपको इसमें किसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। जो पहले वाला टेबल था, नेक्स्ट टेबल में आपने टेक्नोलॉजी की कौन कौन से टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वैसे जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक जो है वो है सम फोर्स इन नेचर्स, नेचर के अंदर कौन कौन सी फोर्स होती है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और वो ऑब्जेक्ट सेकंड है। सो हम लेट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ma है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो mp है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज r। सो इसके बीच में जो फोर्स होगी वो हम लेते हैं F इज द फोर्स। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of mass force is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them। ये आपने 9th क्लास में भी करी होगी। जैसे कि फर्स्ट F प्रोपोर्शनल टू ma mb फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन 1/r² सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट F प्रोपोर्शनल टू ma mb डिवाइड बाय r²। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो हर कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही है। तो ये हो गया g ma mb डिवाइड बाय r²। तो ये जो हमारा फोर्स आया है ये फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिसमें हमारा कैपिटल G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर हम फोर्स की बात करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो लेट अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ये दूसरा हमारा एक चार्ज पार्टिकल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऐसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इट इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल।
और अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल और इसको कंपेयर करते हैं, तो ये जो फोर्स होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। इट इज 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बात करते हो, जैसे कि आपके पास थोड़े पीसीज हैं पेपर के, और आप कॉम को जब अपने सर पे ऐसे रब करते हो, उसके बाद जब आप उसको पेपर के ऊपर रखते हो, तो पेपर जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके कॉम की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि जो कॉम और पेपर के बीच में जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और जो पेपर के ऊपर जो फोर्स लग रही है जिससे वो एक सरफेस के ऊपर अपने आप को रखे हुए है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब वो उसको अपोज करके आ रहा है, इट मीन्स दैट वो फोर्स जो है कम होगी, तभी वो अपोज करके उसके कॉम के पास आ रहा है। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10 की पावर 36, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एग्जांपल आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि जो आप पीसीज जो पेपर के पीसीज अट्रैक्ट करते हैं कॉम की तरफ, तो इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत ज़्यादा होता है, तभी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अगर कोई इतनी फोर्स होगी जो ग्रेविटेशनल से कम हो, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फोर्स जो हमारी आती है वो हमारी आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये आपका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की जो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, फिजन एंड फ्यूजन। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जैसे आपने देखा होगा यूरेनियम 232, तो यूरेनियम से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी आपको जब थोड़ा सा इसका इतना ब्रीफ नहीं जाना, थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है, जैसे न्यूक्लियर यूरेनियम का ब्रेक होना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग, और वीक का मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक ही होती है। जैसे कि आप बीटा डीके की बात करते हैं, ये सब टॉपिक जो है आप अपनी फर्दर क्लासेस के अंदर 12th क्लास में ये पढ़ोगे, पर अभी आपको थोड़ा सा ये आइडिया लेना है। जब बीटा डीके होता है तो जो फोर्स जनरेट होती है वो बहुत कम होती है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये इतनी वीक नहीं होती जितनी ग्रेविटेशनल होती है, ये ग्रेविटेशनल से ज़्यादा होती है, यानी ये ग्रेविटेशनल से तो ज़्यादा होती है। बट ये कम किससे होती है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि जो हमारे चुंबक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से तो कम होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हो गया, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो गया। तो ये सारी जो फोर्स है आपको नेचर के अंदर बेसिकली दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिक नेचर के अंदर जो फिजिक्स के लॉ लगते हैं। तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे लॉज से कनेक्टेड आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास आ जाता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कि मास को ना तो आप बना सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये आपको लो मान के चलनी पड़ेगी। तो ये हमारी यूनिवर्सल लॉ है कि कंजर्वेशन ऑफ मास।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख के चलना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है पर एक से दूसरी स्टेट में चेंज होती है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंज हो जाते हैं। जैसे एक बल्ब है, इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी दी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आपने इसको दी, इलेक्ट्रिकल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी, तो इसमें ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसे हम लाइट एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी तो यानी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी। तो आपने देखा एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पर वो कभी खत्म नहीं होती, वो कंजर्व रहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और अगर हम बात करेंगे आइंस्टाइन की, फिर से हम जैसे अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन के बिना फिजिक्स पढ़ना तो अधूरा ही है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, उन्होंने एक रिलेशन बताया था एनर्जी का, जैसा प्लैंक ने बताया था E = -hv, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। E = -hv, ये आपकी थ्योरी जो दी थी ये प्लैंक ने दी थी। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन बताया था, E जो होता है वो mc² के बराबर होता है, जिसमें m जो होता है वो मास होता है, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आप जो हो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो और एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अंदर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, और जो ट्रेन के अंदर, तो इसको जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो और आपका फ्रेंड ट्रेन में है और आप जो आप चेयर पे जो बैठे हुए हो, तो आप जो आपकी वेलोसिटी तो 0 है, आप रेस्ट पे हो, लेकिन जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन की वेलोसिटी हम लेट कर लेते हैं 40 km/h। जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हो, आपकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है 40 km/h है और आपका फ्रेंड इस ट्रेन के अंदर है। तो आपको जो वो फ्रेंड नजर आएगा, वो फ्रेंड जो आपको नजर आएगा उसकी भी स्पीड आपको 40 की नजर आएगी। तो जैसा कि हम सब ने स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से हमने पढ़ा था। तो आपको पता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखते भी हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस जो बच्चे की है वो अपने हिसाब से देखता है तो वो 0 पे है, अगर वो इस ट्रेन को देखता है तो 40 स्पीड है। अब ये जो बच्चा अंदर बैठा हुआ है उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर वो देखता है अपने आप को उस ट्रेन के हिसाब से तो उसकी वेलोसिटी 0 है। और अगर यही इस बच्चे को ये बच्चा देखता है, यानी कि हम बात करते हैं ये चाइल्ड A है और ये चाइल्ड B है, जब A चाइल्ड B वाले को देखता है तो उसको नजर आएगा कि इसकी स्पीड तो 40 है। तो ये जो एक रिलेशन है, तो इसका जो रिलेशन है दैट इज द रिलेटिविटी। और इस रिलेटिविटी को जो है आइंस्टाइन ने एक अलग ही लेवल पे लेके गए थे। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक और हम बच्चा ऐड कर देते हैं जो आगे की तरफ बैठा हुआ है, स्टूडेंट या चिल्ड्रन C बोल देते हैं। इन दोनों की वेलोसिटी भी आपस में एक दूसरे के हिसाब से 0 है, इनका जो रिलेशन है ये भी इसकी भी वेलोसिटी 0 है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो एक तो रिलेशन हो गया, बेसिकली सिंपल सा रिलेशन है। आइंस्टाइन ने क्या सोचा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से अगर चलने लग जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना स्टार्ट कर दे, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तब क्या होगा। तो ये आइंस्टाइन ने जब सोचा इस चीज़ को तो उन्होंने रिलेट करा, उन्होंने एक चीज़ को, अब स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको पता है कि फिजिक्स का एक नियम होता है, कि नेचर का एक नियम होता है कि वो अपने प्रिंसिपल्स को बचाए रखेगा, उसके प्रिंसिपल कभी भी लॉस नहीं होंगे। तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कि स्पीड जो था
जो स्पीड जो थी अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डिस्टेंस तो अभी भी वही है, लेकिन जब स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो टाइम आएगा, टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे। टाइम जो है वो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेगा क्योंकि नेचर अपने आप को प्रिंसिपल के हिसाब से एडजस्ट करने लग जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि इसके हिसाब से अगर इस वेलोसिटी से चलते हैं तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो उनके इस रिलेटिविटी इशू के हिसाब से, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे जब उन्होंने इसका डिस्कशन करा तो बहुत टाइम ट्रैवलिंग के बहुत सारे लोगों ने फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। इसी लॉजिक इनके कॉन्सेप्ट के बाद ये सब कॉन्सेप्ट आगे आए थे। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, तो मैंने वैसे ही आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बताया है कि रिलेटिविटी इशू क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में हम निकालते हैं तो उसे हम रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन आइंस्टाइन इसको एक अलग ही लेवल पे लेके थे क्योंकि एक वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन के ऊपर वो बिलीव करते थे। उन्होंने इमेजिन किया कि हाँ, अगर इस वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमने लग जाएगा, मूव करेगा तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी इंसान की बात करता हूँ कि अगर ये स्टूडेंट जो है, ये अगर जो है ये बच्चा इस वक्त 20 साल का है और यहाँ पे जो स्टूडेंट था वो अगर मान लेते हैं 18 साल का, 20 साल बाद अगर ये आता है तो ये 40 का हो जाएगा, पर इसकी एज में वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तभी इसकी प्रिडिक्शन करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था टाइम ट्रैवलिंग। तो ये हिस्ट्री है इसकी। बाकी आप और चाहो तो और साइंटिस्ट के बारे में और अच्छी रिसर्च आप पता लगा सकते हो। जैसे मैं कुछ और साइंटिस्ट के नाम आपको बताता हूँ, टेस्ला हो गया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं, ये प्रिंसिपल्स क्लियर करके चलने हैं कि आपको बस एक चीज़ मान के चलनी है कि यूनिफिकेशन, रिडक्शनलिज्म और नेचर की कुछ लॉज होते हैं जो आपको मान के चलने पड़ेंगे। और फिजिक्स के अंदर जैसा कि मैं आपको एक बताता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे बैठ के कोई भी फिजिक्स का कोई भी लॉ लगा रहा है, यानी वो फॉर्मूला लगा रहा है, मान लेते हैं कि वेट निकालना चाह रहा है, मास इनटू ग्रेविटी जो यहाँ पे है, और एक बच्चा ट्रेन के अंदर है वो भी निकालना चाह रहा है वेट इक्वल्स टू mg, तो दोनों की कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिजिक्स की लॉ ये कहती है कि एक किसी भी चेंजेस की वजह से अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस ना है तभी उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट करा जाता है, और फिजिक्स का ये नियम है। तो यानी कि अगर चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप किसी और कंट्री के अंदर हो, चाहे आप ट्रेन में हो, अगर आप फॉर्मूला निकाल रहे हो वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, या आप किसी की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो, सेम ही रहेगा। तो ये बिल्कुल